जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है दोस्तों सैटरडे जनवरी 2025। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे थंबनेल वाले आर्टिकल से ही। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं, ये है आयरन, और आयरन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। जैसे कि MK स्टैलिन जो तमिलनाडु के CM हैं, उनका रिमार्क रिसेंटली ये आया है कि जो आयरन एज है, आयरन की टाइम पीरियड है, वो 4000 BC वाली है। इसी की वजह से यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा इशू निकल के आ रहा है। हम लोग समझेंगे, डिटेलिंग भी देखेंगे और एडिटोरियल को भी यहाँ पर देखी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एडिटोरियल से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बात करी जा रही है आर्कियोलॉजिस्ट की, यानी जो लोग कोई भी हमारी हिस्ट्री वाली साइट है, हिस्टोरिकल साइट है, जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदारो हो गई, इन सब साइट्स में एक्सकेवेट करके चीज़ों को प्राप्त करते हो, इसके बारे में हमें नॉलेज देते हैं। ये इनका रोल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कैसे हेरिटेज को कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। इसी को लेकर के आयरन स्पेसिफिक साइट जो साउथ इंडिया में है, उसी को लेकर के ये आर्टिकल रिजेंबल कर रही है। बात करी जा रही है दोस्तों यहाँ पे आयरन एज की, जो इंडिया को कंसीडर कर रही है। तो कॉपर ब्रॉन्ज एज आता है, फिर आपका आयरन एज आता है। सही मायने में देखा जाए तो आयरन एज की जो एक शुरुआत जब हुई थी, वह थी आपकी 1000 BC को मानी जाती है एवरेज। ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोरियन इसी को मानते हैं। अतरंजी खेड़ा जैसी साइट उत्तर प्रदेश की ये प्रारंभिक साइट थी, मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी वजह से रिमार्क आता है कि इसकी बहुत पुरानी लेगेसी है, लगभग 4th मिलेनियम BC। 1 मिलेनियम इज इक्वल टू 1000, ठीक है, 1K। तो इसलिए 4000 BC तक ये ट्रेस कर रहे हैं आपके साउथ इंडिया से। और रिसेंटली यही हैं जो बोलने वाले कि जो कोई भी अगर सील्स को डेसिफर करेगा, उसको यहाँ पे 1 मिलियन प्राइज स्कीम डाली जाएगी, यानी उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा अगर कोई भी हड़प्पन सील्स को डेसिफर करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें ये बोल रहे हैं। तो इसका एक पॉलिटिकल कनेक्शन निकल के आ रहा है। वही पॉलिटिकल कनेक्शन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस प्रकार की चीज़ें अगर हो रही हैं तो यहाँ पे कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ होनी चाहिए और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें चलनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उसको साइड में रख करके जो कॉन्क्रीट एविडेंस है, अगर उस पर फोकस करेंगे तब जा कर के हमें सही चीज़ें प्राप्त होंगी। और ये चीज़ें केवल भारत के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ग्लोबली भी काफ़ी इंपॉर्टेंस चीज़ें रखती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये तो थी आर्टिकल जो आपको मैं प्रिसाइज वे में समझाया। अब बात आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो बॉडी है वो इम्पोर्टेंस हो जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये भारत की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। और इसका कार्य क्या है, तो ये रिसर्च करती है, कंजर्व करती है, प्रिजर्व करती है जो भी भारत की कल्चरल हेरिटेज है, कंट्री के अंदर पड़ती है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसकी स्थापना की, और इसका जो रोल है भारत के लिए वो आपके सामने रिसर्च, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, जो भी कल्चरल हेरिटेज साइट है उसके लिए निकल के आती है। तो ये रिच हिस्ट्री और हेरिटेज को ध्यान में रख करके कार्य करती है। ऑब्जेक्शन ऑफ ASI की बात करें यहाँ पे, तो एक्सप्लोर और एक्सकेवेशन करती है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है वो चीज़ें देखती है। कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट करती है, डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च की भी बातें, कल्चरल अवेयरनेस की बातें प्रमोट करता है इन चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया आज कल्चरल हेरिटेज, प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज भी करती है, बहुत सारी चीज़ें, यानी मॉन्यूमेंट से लेके डॉक्यूमेंट तक चीज़ों को ये प्रिजर्व और कंजर्व करती है, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चैलेंजेस भी बहुत सारे फेस करती है। अगर चैलेंजेस की आप बात करेंगे तो सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, जिसके कारण बजट कम पड़ जाती है, और लैक ऑफ एडिक्वेट मैन पावर भी यहाँ पे नहीं हो पाती, जिसके कारण ये एक्टिविटी सही प्रकार से परफॉर्म कर नहीं पाते। यानी एक्सकेवेशन अगर हो रही है तो ये प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाती है। इंक्रोचमेंट वाली प्रॉब्लम, अर्बनाइजेशन वाली प्रॉब्लम, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट वाली प्रॉब्लम,
वेंडलिज्म और लूटिंग, इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। अगर ऐसी साइट कहीं हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें फेलियर के रूप में हो जाती हैं। क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गई, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं मॉन्यूमेंट और प्रिजर्वेशन को। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स भी आते हैं, दिक्कतें, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपके हेरिटेज लॉ और मैनेज कैसे करना है डिस्प्यूट को। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आयरन एज को अगर देखा जाए तो। इसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ। आयरन एज की जो शुरुआत मानी जा रही है वह 1000 BC मानी जा रही है, लेकिन रिसेंटली M.K. स्टैलिन ने इसको 4K यानी 4000 BC बताया है। तो इनकी क्या कॉन्क्रीट प्रूफ है, ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। यही इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या कहा गया, ये वैदिक एज के आसपास से शुरू होता है। जो एक होता है वैदिक एज जो 1500 BC, उसके बाद आ जाता है आपका लेटर वैदिक। ये शुरुआत होती है 1000 BC से 600 BC तक, इसका टाइम पीरियड होता है लेटर वैदिक का। सबसे पहली साइट अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद हस्तिनापुर, हल्लूर और चिरांड, ये कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये दोनों साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पहली साइट होती है उत्तर प्रदेश में जो एविडेंस ऑफ आयरन टूल्स निकाल के लाती है। इसी आयरन टूल्स की हम बात कर रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिवोल्यूशनाइज्ड कर देते हैं जब इनकी शुरुआत होती है। किसमें? 1000 BC में। वो कैसे? तो जब मान के चलिए इस प्रकार के स्पेयर, भाले, इस प्रकार के कुल्हाड़ी जब आ जाते हैं तो पेड़ की कटाई हो जाती है, प्लांट की कटाई होती है तो फील्ड की शुरुआत होती है। फील्ड की शुरुआत होती है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम हो जाती है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है। प्रोडक्शन बढ़ती है तो इकोनॉमी रन करने लगती है। इकोनॉमी रन करने लगती है तो यहाँ पे फ्लरिश करता है सिटी वगैरह। समझ गया धीरे धीरे। तो इस प्रकार से अर्बनाइजेशन तक का जो सफर है वो आयरन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुई। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जब आयरन आया तो घोड़ों में लंबे समय तक बैठने के लिए यहाँ पे हम लोग सैडल और स्टैरअप का प्रयोग करते हैं, तो जिसके कारण पैर फंसा के लंबा दूरी भी आप घोड़ों पे बैठ के तय करने लगते हैं। और हॉर्स की जो स्पीडिंग थी वो भी अच्छी हो जाती है, उसकी दौड़ने की शक्ति भी, उस पर बैठने की शक्ति, स्किल पावर जो उस पर घुड़सवारी करेगा, वो सारी चीज़ों में स्किलिंग होती है। इसके कारण इसमें रिवोल्यूशन आती है। रिवोल्यूशन का मतलब और मूवमेंट का मतलब भी काफ़ी दोनों में डिफरेंट होता है। रिवोल्यूशन का मतलब एक प्रॉपर चेंज हो जाता है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो और हो सकता है ये नेगेटिव हो। लेकिन यहीं पर मूवमेंट की बात करें तो इसमें हो सकता है ये चेंज हो या ना हो, लेकिन मूवमेंट, आंदोलन होता है। तो ये चीज़ें रिवोल्यूशन और मूवमेंट में अंतर होती है। तो ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होती है जो आयरन का इंटेलिजेंस होती है, और यही सारी चीज़ें बदल के रख देती हैं पूरी इतिहास को। टेक्निक, स्मेल्टिंग प्रोसेस और बैक स्मिथ जो लोहार होते हैं इसका प्रयोग करते हैं टूल्स बनाने में, वीपन बनाने में। इस प्रकार से ये चीज़ें शुरू होती हैं। आयरन एज की बात करें तो 1000 BC दिखाया आपको। इंट्रोडक्शन आयरन और टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है, यही रिप्लेस करता है कॉपर को, ब्रॉन्ज को, और प्लोज, यहाँ पे सिकल, एक्सेस, इसका शुरुआत हो जाती है। स्वार्ड्स, स्पेयर, एरोहेड्स। PGW कल्चर में यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में इंडो गंगेटिक प्लेन में ये चीज़ें होती हैं, यमुना डोआब में होती हैं। मेगालिथ कल्चर में ये चीज़ें मिलती हैं, तमिलनाडु के मेगालिथ बरियल्स में मिलते हैं। आयरन यूज की अगर देखा जाए तो इंडो गंगेटिक और विंध्या हिल्स, दक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं। ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में भी ये चीज़ें पाए जाते हैं। काफ़ी डिटेलिंग में ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले ही वीडियो में। वैदिक सोसाइटी को देखेंगे जो लेटर वैदिक पीरियड यहाँ पे मैंने दिखाया, जिसको 1000 BC से लेकर के 600 BC तक टाइम पीरियड आती है लेटर वेदा पीरियड में। इसी पीरियड में फ्लरिश करती है ये टूल्स आयरन की अगर हम बात करें तो। अर्बन सेंटर फ्लरिश हो जाते हैं, जैसा कि आपको प्रोसेस मैंने बताया। ऋग्वेदिक ट्राइब्स भी यहाँ पे एक्सपेंड होते हैं और सेटलमेंट हो जाती हैं। कहाँ पे? नदियों के किनारे पे जो भी सेटलमेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स यहीं पे होते हैं और प्लांट को काटने के लिए आयरन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आयरन यहाँ पे प्लांट की कटाई में योगदान देता है तो यहाँ पे सीधे सीधे फार्मिंग शुरू हो जाती है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो जाती है। तो ये सेटलमेंट का रूप ले लेती है, धीरे धीरे यहाँ पे अर्बनाइजेशन आ जाती है, फिर यहाँ पे प्रॉपर सिटी डेवलप हो जाती है। तो वही आज के समय भी आप ज़्यादातर देखेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट सिटी हैं वो नदियों के किनारे ही क्यों बसे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि नदियों के किनारे सारे रिसोर्स मिल जाते थे और नदियों के किनारे अच्छी खेती भी होती थी।
कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट की बात करें तो लेटर वैदिक टेक्स्ट यजुर्वेदा अथर्ववेदा इसमें कंपोजिशंस इसका है, वर्नर सिस्टम से भी रिलेटेड है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द वर्नर सिस्टम करता है। ट्रेड और इकोनॉमी में रोल तो कैसे है, ये सारी चीज़ें तभी से मैं समझा रहा हूँ कि इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थी आयरन की छोटी सी डिटेलिंग जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ें आ रही हैं। आपको मैं बता दूं जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बताया वो एडिटोरियल के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो आपको मैं बताया। अलग अलग इतिहासकार यहाँ पे अर्ली एविडेंस की बात कर रहे हैं जो 1800 बीसी पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आयरन की टेक्नोलॉजी डेटेड बैक 1800 बीसी, जो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना वो आपको 1000 बीसी यहाँ पे मानी जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे MK स्टैलिन 4000 मिलेनियम बीसी बोल रहे हैं, 4000 बीसी बोल रहे हैं, यानी 4 मिलेनियम बीसी। तो इसको कैसे कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ इसको रेक्टिफाई करी जाएगी, ASI अपना कैसे इस पे स्टैंप लगाएगा, वो चीज़ें आने वाले समय में देखेंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं छोटी सी फ्रंट न्यूज पे। ऑर्डेंस फैक्ट्री, ऑर्डेंस फैक्ट्री का मतलब पहले समझ लीजिए। ये एक प्रकार से आर्म्स और एम्यूनिशन वाली फैक्ट्री होती है, या फिर कह लीजिए गन फैक्ट्री होती है, जिसके कारण यहाँ पे ब्लास्ट हुई और 8 लोगों की जान चली गई। बात आ रही है आपके एक्सप्लोजन बांद्रा में जो आपके महाराष्ट्र में एक घटना हुई है। तो बहुत भीषण घटना है। SIT टीम की गठन हो चुकी है। यहाँ पे 10:40 पे सुबह में ये ब्लास्ट हुई है जिसके कारण इतने लोगों की जाने गई हैं। छोटा सा बगल में इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रहा है, 538 लोग अरेस्ट हुए हैं। US ने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये उसी बात को लेकर के है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को इलेक्ट होकर आ रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे सिटीजनशिप बाई बर्थ को सीधे कैंसिल आउट कर दिया, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में खलबली मच गई और अपने देश से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया जो वहां पे इलीगल माइग्रेंट थे। आ रहा समझ में? इसी के कारण ये चीज़ें चल रही हैं कि उनको डिपोर्ट किया जाए। जो लोग भी चले, हम मान के चलिए कनाडा के बॉर्डर से वहाँ पे एंट्री कर लिए या फिर मैक्सिको के बॉर्डर से एंट्री कर लिए और बीच में आपका पड़ जाता है क्या, US से। तो ये चीज़ें निकल के आ रही। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये लाइन ऑफ कंट्रोल कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे एक दिन पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए। तो छोटी सी चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्रोबोवो सुबियांतो, ये कल अटेंड करेंगे क्या, जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं। ये चीफ गेस्ट के रूप में अटेंड करेंगे। तो ये याद रखिएगा। और म्यांमार वाले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन भी चलेगा। S जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें चलने वाली हैं, देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आएंगी। अब बात करी जा रही है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। ये पॉपुलिज्म क्या है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी और BJP में यहाँ पे दिल्ली इलेक्शन को लेके टसल चल रहा है। इन्हीं मुद्दों पे बातें चल रही हैं। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, बात आ रही है आपके पॉपुलिज्म की। तो ये पॉपुलिज्म है क्या, पहले वो समझा देता हूं तो आपको पूरा का पूरा एडिटोरियल क्लियर हो जाएगा। जब भी कोई हम वेलफेयर स्कीम निकालते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी ऐसी सुविधाएं दे देते हैं जो जनता को लुभावने होते हैं, जैसे कि अगर बात करें, हम आपको टीवी देंगे, हम आपको वॉशिंग मशीन देंगे, हम आपको मिक्सर ग्राइंडर देंगे, हम आपको फ्री में 5000 रुपीज़ देंगे, हम आपको बस का किराया फ्री कर देंगे। ऐसी चीज़ें अगर निकल के आ रही हैं तो ये पॉपुलिस्ट स्कीम कहलाती हैं, जो मास को कवर करती है। ठीक है, तो उसी को पॉपुलिस्ट से पॉपुलिज्म यहाँ पे बना है, उसी की बात करी जा रही है, उसी स्कीम की जो कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है। अब BJP की बात करें और आम आदमी पार्टी के कल्चर की बात करें, दोनों एक दूसरे पे दोषारोपण करने वाले हैं। 5 फरवरी को शेड्यूल किया गया है दिल्ली की इलेक्शंस को। यहाँ पे कोई 2100 रुपये कह रहा है पर मंथ देंगे, कोई कह रहा है 2500 रुपये पर मंथ देंगे,
अरविंद केजरीवाल और इधर बीजेपी, दोनों में टसल चल रही है। लेकिन बहुत सारी बातों को लेकर के यहाँ पे एक दूसरे पे दोषारोपण चल रहा है, एक दूसरे का लोग गला और गर्दन पकड़ रहे हैं। लेकिन ये चीजें जो हैं वो मुद्दा यहाँ पर नहीं है। मुद्दा है आपका पॉपुलिस्ट स्कीम। इसका आपके यूपीएससी लेवल में क्या क्वेश्चंस बन सकता है? तो बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आया है, समझ गए? कई बार क्वेश्चन आया है और काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया भी है, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी कई बार यहाँ पे क्लेम करती है कि ये सही प्रकार से चीजें नहीं करते हैं, ये लोगों की खरीद फरोख्त करते हैं, बांटते हैं, तोड़ते हैं, ऐसी चीजें दोषारोपण इस पे चल रहा है। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस पॉपुलिज्म को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके बनना है, इस वाले एरिया से कोई लेना देना नहीं है। जब हम पॉपुलिस्ट स्कीम की बात करते हैं तो बैकग्राउंड स्टोरी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉपुलिस्ट स्कीम एक गवर्नमेंट की प्रोग्राम होती है जो अपील करती है लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशंस को, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के साथ ये चीजें आती हैं। जैसे कि इलेक्शन साइकिल के दौरान ही ज़्यादातर ये आती हैं, और दिल्ली की इलेक्शन तो होने ही वाली है, तो इसके क्या प्रॉज हैं, कौन से, ये सब चीज़ें देखी जाएगी। सबसे पहले प्रॉज से शुरुआत करते हैं, यानी बेनिफिट क्या हो सकती है। इमीडिएट रिलीफ देती है पुअर को स्कीम, टारगेट करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखती है, लंबे समय तक उनकी जीत और विजय होती रहती है। एड्रेसिंग इनइक्वालिटी, समाज में जो गरीबी और धनाढ्य लोग की गैप बढ़ती जा रही है उसको कम करती है। बूस्टिंग कंजम्पशन को बढ़ावा देती है, सब्सिडीज मिलती है तो। मोबिलाइज करती है पब्लिक पार्टिसिपेशन, इनका भी रोल बढ़ जाता है। कॉन्स की बात करें तो क्या निकल के आ रही है? तनाव आती है फाइनेंसेस में, आखिर कहीं ना कहीं आपसे पैसे तो निकाल के ही उनके पॉकेट में डालिएगा ना, तो ये बजट कॉन्स्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म फोकस है ये, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ही नहीं। इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस होगा ही अगर आप एक ही, मान के चलिए आपके पास 1000 करोड़ रुपीज है और 5000 करोड़ रुपीज आपने सब्सिडीज दे दिया किसी भी चीज़ को, मान के चलो फर्टिलाइजर को दे दिया, या फिर किसान को दे दिया, या फिर गरीबों के लिए दे दिया, तो वो आपका क्या होगा? 5000 बजट वहाँ से डिडक्ट आउट होगा, देना आपको इसी में से है। इरोजन ऑफ मेरिटोक्रेसी की बात करी जा रही है, अंडरमाइनिंग इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट की बात करी जा रही है, रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी निकल के आता है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर करी जा रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोज और कॉन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी टॉपिक आ रहा है आप मेंस में यहाँ पे अगर इसको पॉइंट आउट करते हैं तो अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको देखा जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कल इंडिया की 50वीं कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट होगी, समझ गए? तो ये फाउंडेशनल वैल्यू और भारत की जो जर्नी है वो कैसे डील करेगी। तो 75वां एनिवर्सरी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मनाने वाले हैं। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और अच्छे से हम लोग इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आर्टिकल क्या कह रहा है ये हम समझेंगे। बात करी जा रही है इसकी फाउंडिंग की कि कैसे इसको एडॉप्ट किया गया, डॉक्यूमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे लिया गया। तो भारत एक रिपब्लिकन कंट्री है, हम सभी लोग जानते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पीच में ये बातें कही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 25 नवंबर 1949 को इसकी स्थापना होती है, ये कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस भी आगे लेकर के आती है। तो ये चैलेंजेस तो सदैव बने रहेंगे। वो किस संदर्भ में कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस की बातें भीमराव अंबेडकर ने बोली थी, उस चीज को हम लोग आज समझेंगे। आज 75वां वर्ष अब पूरा होने को है, कुछ ही दिन में, कुछ ही घंटों में बोल लीजिए। फेडरल रिपब्लिक पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की अगर इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, दोनों के अलग अलग पावर हैं लेकिन है फेडरल। तो इन फेडरल कैरेक्टर के अंदर अलग अलग फंक्शनरीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन आज के समय में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट पे अपना अलग दबाव बना रहा है। किस रूप से? तो गवर्नर के हिसाब से, गवर्नर को अपॉइंट यहाँ पे सेंटर कर रही है और वो स्टेट पे पूरा दबाव, कई सारे बिल्स भी वो रोके बैठे हैं।
तो केरला के हो गए, तमिलनाडु के हो गए या फिर दिल्ली के ही हो गए, तो इन जगहों पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जहाँ पे उनकी रूलिंग नहीं है वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो इसी को यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस उठाता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पे तो रीजनल लैंग्वेज की भी बातें करी जा रही है, नेग्लेक्शन हो रहा है, जैसे तमिलनाडु हो गई, कर्नाटका हो गई, बंगाली, मराठी, इन जगहों पे बात करी जा रही है। फिजिकल फेडरलिज्म की बात करी जा रही है। जो डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंटर से पैसे, वो सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं स्टेट को, उसके भी क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की भी बातें निकल के आ रही हैं। स्ट्रेंज तरीके से यहाँ पे इंटीग्रल फेडरलिज्म की बातें करी जा रही हैं कि कैसे ये डिस्टॉर्ट कर रही है 15 ईयर्स की कहानी को। तो पूरी प्रॉब्लम जो अंबेडकर जी ने बताई थी वो यहाँ पे निकल के आ रही है। तो क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे एंटी फेडरल है, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अगर देखेंगे आप भीमराव अंबेडकर जी क्या एक्सप्लेन किए थे, तो इन्होंने एक लाइन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट और प्यारी बातें हैं, इसको अगर समझ लिए तो पूरी की पूरी एडिटोरियल इसी लाइन में ही खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सेंटर और स्टेट ये इक्वल है। समझ में आया? सेंटर और स्टेट ये दोनों बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इनका कहना आप समझिएगा, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि यूनियन आर ओनली प्लेस्ड टू बी यूज्ड इन एन इमरजेंसी। तो जो आप यूनियन समझ रहे हैं, यानी यूनिटरी पावर की बात कर रहे हैं, वो इमरजेंसी के वक्त ही होनी चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक बिजनेस तब जाकर के फेडरल फ्रेमवर्क होगा। ये यूनिटरी वन आप नहीं कर सकते, यानी टोटलिटेरियन की तरफ नहीं जा सकते, आप फेडरलिज्म वाले कैरेक्टर को रिजेंबल करेंगे। तो बड़ी प्यारी बातें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। यही केस है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में ये चीज़ें आई थी। अब रिसेंटली 2024 में ये भी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी केस आई है। तो ये तो सबसे प्यारा और फेमस केस है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। अनइक्वल डेमोक्रेसी होती जा रही है, तो इन चीज़ों पे क्या गवर्नमेंट अपना एक्शन लेगी? तो कई सारी जगहों पे गवर्नमेंट यहाँ पे बन चुकी है पुलिस स्टेट, समझ गए। तो ये अलग अलग एक्ट भी आया है, UAPA 1969 का जो एक्ट आया है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है, इसमें इसका लूप होल्स ढूंढ के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डिग्री ऑफ इक्वालिटी ये होनी चाहिए, ना कि इनइक्वालिटी यहाँ पे फ्लरिश करनी चाहिए। नीड ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन की बात करी जा रही है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन किसे बोला गया है एडिटर के द्वारा, वही हम चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो बोला गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन अगर देखा जाए तो रियलिस्टिक वे में, समझ गए, रियलिस्टिक वे में यही चीज कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन के रूप में बोला गया है। जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया, इन्हीं को प्रायोरिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशंस में, और इनके पास वो पावर है। तो अब क्या एक्शन वो अपना करेंगे? क्या जज अपना फुलफिल कर रहे हैं? क्या ब्यूरोक्रेट्स ऐसी कार्य कर रहे हैं? पॉलिटिशियंस क्या ऐसी कार्य कर रहे हैं? एक्टिविस्ट कर रहे हैं? जर्नलिस्ट क्या आज के समय में कर पा रहे हैं? मैं ऐसा शब्द का प्रयोग करूंगा। सिटीजन्स क्या उनको फ्रीडम ऑफ राइट्स आज के समय में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल सही से कर पा रहे हैं? प्लेटो के रिपब्लिक में ये चीज़ें आर्ग्यू हुई थी कि जो क्लास ऑफ गार्जियन है वो इसका सही प्रकार से उपयोग करेंगे तो फेडरल कैरेक्टर या फिर कंट्री सही प्रकार से रन कर सकती है। तो इन 75 वर्ष में दोस्तों इसी पे बड़ा प्यारा आर्टिकल आया है। आज है दोस्तों 25 जनवरी और मुझे सबसे प्यारा यही एडिटोरियल लगा जो आपके सामने मुझे एक्सप्लेन करना था। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ आ चुका है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 4 जगहों पे कुंभ आता है। चारों जगहों पे कुंभ मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ अच्छा से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किन्नर अखाड़ा ग्रुप यहाँ पे जा रहा है कुंभ स्नान करने। तो कुंभ की सबसे प्यारी बातें आप क्या निकाल के रख सकते हैं समाज के सामने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आप भारत को देखेंगे तो भारत में एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी मिलेगी, क्लास मिलेगी, हिरार्की मिलेगी, कैटेगरी मिलेगी आपको, और कास्ट में क्लासिफाइड होगी। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पता नहीं क्या क्या कास्ट यहाँ पे डिवाइड है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कुंभ की तो यहाँ पे कोई शूद्र की बात नहीं करता, कोई यहाँ पे ब्राह्मण की बात नहीं करता। यहाँ पे हर वर्ग को एक तीर्थ यात्री के रूप में देखा जाता है। यही प्यारी चीज यहाँ से निकल के
आ रही है। तो ये बड़ी प्यारी एस्पेक्ट है। इन चीज़ों को भुला करके, एक सोशल डिवीज़न को भुला करके हम आगे की तरफ देखते हैं और यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं। तो ये कुंभ भी अपने आप में भी बहुत सारी चीज़ों को रिजेंबल करता है। ये कोई छोटी बातें नहीं है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे जितेंद्र पाल सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है इंडियन एम्बेसडर इजराइल के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इजराइल कहाँ है आपका? यहाँ पे गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और इजराइल, यहाँ पे अभी रिसेंटली सीज फायर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स को अरेस्ट किया गया है, जैसा कि हम पहले ही बोले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इनको डिपोर्ट किया जाएगा इनके कंट्री में। तो यहाँ पे डिपोर्टेशन प्रोसेस शुरुआत हो चुकी है। क्रेमलिन का मतलब यहाँ पे रसिया है। रसिया यहाँ पे अर्ज किया है ट्रंप से कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए बातें शुरुआत करी जाएं। देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आएंगी। सऊदी अरेबिया यहाँ पे हंस जिमर से पुनः काम करवाएगा कि नेशनल एंथम पे पुनः कार्य किया जाए, और देखते हैं कैसे ये नेशनल एंथम बना करके देते हैं। ये ऑस्कर विनिंग कंपोजर है हंस जिमर, याद रखिएगा, और ये न्यूज़ में भी आ गया है सऊदी अरेबिया। डोनाल्ड ट्रंप आते ही यहाँ पे बढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं किम जोंग उन की। नॉर्थ कोरिया के ये लीडर हैं किम जोंग उन, याद रखिएगा, और इनको स्मार्ट गाय करके संबोधित किया। इनको तो लीडर भी नहीं बोला इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इनकी कहानी अभी आगे और बढ़ेगी, इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें निकल के आएंगी। वो सारी चीज़ें आपको मैं प्रेजेंट करूंगा और बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ भी दूंगा। तो ये छोटी सी न्यूज़ है, इनकी दोनों की काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बनती है बात, अगर सही मायने में आपको मैं बताऊं तो। पिछली बार के टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप की इनसे मीटिंग भी हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप की और किम जोंग उनकी मीटिंग भी हो चुकी है। तो ये न्यूक्लियर थ्रेट हमेशा देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि जो आपका पैसिफिक ओशियन में आइलैंड है उस पर मैं बम्बार्डिंग कर दूंगा। तो ये ट्रायल भी करते रहते हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन। तो यही पूरी कहानी थी जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है तो यहाँ पे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।